टनल हादसे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दी जानकारी। सभी 44 मजदूर हैं सुरक्षित। टनल में लगातार दिया जा रहा ऑक्सीजन और खाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया टनल हादसे का निरीक्षण। बचाव कार्यों का लिया जायजा। कहा, हमारी प्राथमिकता सभी को सुरक्षित बाहर निकालना। यूसीसी पर गठित समिति ने सरकार को सौंपा ड्राफ्ट। सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा सत्र। विधानसभा में पास होने के बाद बनेगा कानून। कल बंद होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। शीतकाल के लिए 11:45 पर बंद होंगे कपाट। रात्रि निवास भगवती मां चंडी देवी के मंदिर मारकंडे में होंगे। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी प्याज। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बयान सामने आया है। आपको बता दें कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। अथॉरिटी का ऐसा कहना है। टनल के अंदर खाने के पैकेट पहुंचवाए गए हैं। टनल में लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई भी किया जा रहा है। टनल में फंसे हुए 44 मजदूर जो कि रेस्क्यू उनका लगातार जारी है। तो देखिए, उत्तरकाशी जो कि टनल हादसा हुआ था बीते दिनों, आपको बता दें कि यहां पर निर्माणाधीन टनल में अचानक से भूस्खलन हो गया था। इसके चलते करीब 40 मजदूर मलबे में दब गए थे। लगातार रेस्क्यू जारी है और अब इसी को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अथॉरिटी का कहना है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। टनल के अंदर खाने के पैकेट पहुंचवाए गए हैं। लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचवाई जा रही है। जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू का कार्य उनका लगातार जारी है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। स्ट्रेट हेड अजय टोंडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, फिलहाल देखा जाए ये हादसा छोटा नहीं था, क्योंकि भूस्खलन होना, 40 मजदूरों का फंसना कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना थी। हालांकि जिस तरह से चिंता लगातार हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं राहत भरा। एकदम ये एक बहुत अच्छी बात है, एक सुखद खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये चीज बताई है कि उनसे संपर्क चल रहा है। सभी लोग सुरक्षित हैं। सुरंग में फंसे हुए 40 के 40 लोग सुरक्षित हैं। उनको पाइप से, कंप्रेसर के जरिए पाइप से कंप्रेस करके उनको खाना भेजा जा रहा है। भले ही वो ठीक है, छोटे छोटे फूड के पैकेट्स हों, वो खाना उन तक पहुंच रहा है। उन तक ऑक्सीजन का पूरा प्रवाह जो है वो सुरंग तक है और सभी लोग सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। अजय जी, एक बात देखी जा सकती है, काफी बड़ी ये घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम धामी भी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अगर मलबे की बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कहां तक कार्रवाई हो पाई है? क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? सुबह तक की खबर ये थी कि 60 मीटर दूरी पर वो लोग हैं जी। 60 मीटर मलबा और निकालना है, वहां तक हैं। ये सुबह की जानकारी थी। उसके बाद शाम तक की जानकारी ये आई है, करीब 10 मीटर से ज्यादा मलबा और निकाला जा चुका है। और हो सकता है, ये अभी तक का जो अपडेट है, कि कल सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय जी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें कि सिलकेयारा सुरंग के भीतर हुए भू धसाव स्थल का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द सुरक्षित निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों को परस्पर बेहतर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अभियान के लिए बाहर से जिस भी तरह की सामग्री और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, उसे सरकार शीघ्र उपलब्ध करवाएगी। बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है
वो तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर चूँकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं, उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर हैं और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। तो देखिए, टनल का जो हादसा हुआ है काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि अचानक से भूस्खलन आना और इसके चलते 40 मजदूरों का मलबे में फंस जाना एक बड़ी बात। हालांकि अगर देखा जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी इसको लेकर बयान दिया है कि सभी 40 मजदूर जो है सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता वाली ये बात है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, हालांकि चिंता बड़ी ये खबर है, लगातार चिंताएं जताई जा रही है क्योंकि 40 मजदूरों का फंसना, हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है 40 मजदूर सुरक्षित है, मलबे में दबे हुए हैं। सीएम धामी का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। जी खुशी, आपको मैं बता दूं कि ये जो मामला है सिल कलेक्टर में, वहाँ से अभी लगभग मैं बताता हूँ 36 घंटे हो चुके हैं, वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं और हमारी जो एजेंसियां हैं लगातार वहाँ पे आपदा और आपदा एजेंसियां जो भी है वहाँ पे जो है बचाव कार्य कर रही है। और आज अचानक से वहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, उन्होंने जो है जो एजेंसियां उनको जो है जरूरी निर्देश दिए हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपदा प्रबंधन जो सचिव है रंजीत सिन्हा, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी वहाँ पे जो है जो एजेंसियां काम कर रही है उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनको जो है निर्देश दिए कि भाई थोड़ा तेजी से काम बढ़ाएं। और खुशी की बात यह है कि इस समय मेरी बात जो एनडीआरएफ के जो चीफ हैं गंभीर सिंह चौहान जी, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अभी ये 40% काम पूरा हो गया, शायद हो सकता है कि कल सुबह तक इन मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है दीपक के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी के साथ चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आशंका है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, मजदूर सुरक्षित निकलेंगे। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तरकाशी के सिलकेयारा में निर्माणाधीन टनल में बीते दिन मलबा आने से 40 मजदूर अंदर ही फंस गए, जिन्हें अब तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। घटना के हालात का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, अंदर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री ने खुद इस पर बहुत चिंता व्यक्त की है। और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली। तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज के नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में मेला लगाया जा रहा है, जहां पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नानक मत्ता में लगाए जा रहे मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और रहने खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी के साथ साथ जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और बात करें मनोरंजन की, तो इसको लेकर मेले में झूले, मौत का कुआं और खेल खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के साथ अन्य राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं। वैसे तो मेला जो है 24 तारीख तक है, 12-15 दिन का है, पर जो 5 दिन है, जो मेन 5 दिन है, इसी के अंदर लगभग 5 लाख संगत हो जाती है। देखिए, प्रशासन की ओर से हमें पूरी मदद है। हमारे बेसिकली हम अपने सेवादार भी बहुत बड़ी संख्या में लगाते हैं
हमने 1000 की संख्या में लगभग सेवादार लगा रखे हैं। बागेश्वर जिले में जिला खनिज फाउंडेशन नियाज ट्रस्ट पर धनराशि के गलत इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए गए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अतिरिक्त धनराशि कोष में होने के बाद भी धरातल पर खनन से प्रभावित ग्रामीण और ग्राम सभाओं तक विकास कार्य नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि खनिज न्यास की संपूर्ण धनराशि पर बागेश्वर प्रशासन के एकाधिकार और खनिज सहायता की धनराशि के बेफिजूल खर्चों में किए जा रहे दुरुपयोग से खनन प्रभावित क्षेत्रों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। के बारे में मेरे पास जानकारी जो है मैं उसके बारे में आपको साझा करूंगा कि खनिज न्यास जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया था वो असल में उस खनिज न्यास का जो मेन उद्देश्य था, जिस क्षेत्र में खनन होता है उस क्षेत्र के विकास के लिए उसको यूज। लेकिन मैं आज यह देख रहा हूँ खनिज न्यास का पैसा मनमाने तरीके से यहाँ पर बांटा जा रहा है। उसकी बंदर बांट, जिन क्षेत्रों में खनिज होता है उन क्षेत्रों का तो विकास के लिए उस पैसे को दिया ही नहीं जा रहा। मैं स्वयं एक खनन व्यापारी भी हूँ और मेरे द्वारा भी कई जगहों पे खनन न्यास में पैसा जमा किया गया, लेकिन जिन क्षेत्रों में हमारे द्वारा खनन किया गया उन क्षेत्रों के विकास के लिए उस पैसे को। क्षेत्र बागेश्वर में खड़िया खनन का व्यवसाय जो आज डूबता नजर आ रहा है, ठोस नीति के तहत इस व्यवसाय को चलाया नहीं गया। नहीं, लेकिन नीतियों की कमी के कारण, मैं वही शब्द अभी कहे, नीतियों की कमी के कारण अगर नीतियां सही हो तो अपना प्रदेश अपनी आय पे होता तो हमें विकास कार्यों में तेजी लाने में कहीं पर भी हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रदेश से हमें वो। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मौन उपवास रखा था, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सरकार में मई तक पेराई सत्र पूरा होने के बाद जुलाई तक सारे भुगतान किए जा चुके हैं। गन्ना किसानों का फिलहाल कोई भी बकाया भुगतान शेष नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जहां तक लगता है पूर्व सीएम हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर मौन व्रत पर है, जिसका भुगतान भी जल्द ही होने वाला है। पूरे उत्तराखंड में आपने इस बार सत्र चला, आपने कभी देखा इस बार कोई ट्रैक्टर पे गन्ना लेके आया या किसी ने गन्ने का वहाँ पे विरोध किया या गन्ने की कोई बात उठी? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमने गन्ने किसान के भुगतान के लिए हमारी पूरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। मई में हमारे पेराई सत्र खत्म हुए थे इस बार चीनी मिलों के, और हमने जुलाई तक में सारे पेमेंट गन्ना किसानों को खत्म कर दिए। ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक डेढ़ साल तक एक पेराई सत्र खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, तब तक गन्ना क्लियरेंस के पेमेंट के क्लियरेंस नहीं होते थे। जहां तक मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी मौन व्रत रख रहे थे, वो इकबालपुर के पेमेंट के लिए रख रहे होंगे शायद, जो 18 का बैलेंस है। उसमें भी इस सरकार में हमने 18-19 का और 17-18 का 2 साल का बैलेंस था। 18-19 का जो 12 करोड़ रुपये बैलेंस था वो हमने क्लियर करवा दिया है, और उस मिल के द्वारा हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पेमेंट को भी क्लियर कराने में सक्षम होंगे। डोईवाला के चांदबारी में आबादी क्षेत्र के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, तो मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेट लिया और चले गए। इसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि पहले ही क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है, और अब अगर ये टावर भी लग गया तो उससे बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने टावर लगा रही निजी कंपनी पर आरोप भी लगाया। लोगों के विरोध के बाद भी जबरदस्ती रात में मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया गया, जो कि नियम और कानून का उल्लंघन है। लोगों की सूचना पर डोईवाला कोतवाली की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के विरोध को शांत करवाया। ये टावर लग रहा है, जैसे आबादी के बीच में लग रहा है, तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो, हमें नहीं इससे दिक्कत। पहले ये लेडीज आए ना समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है यहाँ पे, भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने गड्ढा करा, फिर चुप हो गए लोग अपने घरों में। फिर अभी जब खड़ा देखा कि भाई तो खड़ा कर दिया, इन लोगों ने कब करा क्या करा, अब रात को लगाया दिन को लगाया, परेशानी है, उससे परेशानी है तो क्यों बोलते हैं, बोलने की जरूरत क्या थी जब उन्होंने डेटिंग नहीं था। लड़के दीपावली के दिन आतिशबाजी और तेज जलाने के दौरान की गई लापरवाही कई लोगों की सेहत पर भारी पड़ी। धून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी में आतिशबाजी से झुलसे हुए मरीज पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 46 बर्न केस आए, जबकि मारपीट के
49 केस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। इमरजेंसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश के मुताबिक दिवाली की रात एक्सीडेंट और पॉइजनिंग के मामले भी सामने आए। उन्होंने बताया कि 244 मामले अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सचिव आपदा प्रबंध रंजीत सिन्हा ने सिलक्यारा टनल में चल रहे बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया कि बचाव कार्य 24 घंटे से लगातार जारी है और अब तक 40% मलबा हटा दिया गया है। संभावना है कि आज रात या कल सुबह तक टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को पानी के पाइप से भोजन सप्लाई किया जा रहा है और वह सभी सुरक्षित भी हैं। ये लगातार प्रशासन की टीम और जो कंपनी की टीम है वो लगातार जो है रेस्क्यू पे लगी हुई है। और जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे वहाँ पे मजदूर फंसे हुए अभी सुरक्षित हैं, उनके लिए भोजन की जो है हवा का जो पाइप होता है उसके द्वारा जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है। और लगभग ये रेस्क्यू रात तक या सुबह तक जो है हमें उम्मीद है भगवान से कि मतलब जो है रेस्क्यू हो जाएगा और हमारे जो वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वो बेचारे सुरक्षित निकल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, स्वयं देख के गए और प्रशासन की टीम लगातार इसमें भी पूरा प्रयास करी। जितने भी हमारे तमाम चाहे ITB के हों, BRO के हों, SDRF के हों, NDRF के हों, तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। इसमें जो लोग फंसे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों से संपर्क हो चुका है और उनको भोजन और कम्युनिकेशन और उनको ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। जो उनसे बात हुई है अभी कंपनी के हमारे नुमाइंदों से भी, वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की भी उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मांगी है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। क्योंकि जैसा कहा कि लूज शायद सॉइल रही है, उसकी वजह से ये ट्रैप हुआ है। क्योंकि जैसा 24 घंटे काम हो रहा है और लगभग 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बता रहे हैं और 20 मीटर के आसपास ही हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कल तक जैसा उनका बताना है कि ये हम इसको। चंपावत पुलिस ने वाहन ट्रैकिंग के दौरान पिछले महीने 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में न्यायालय में आरोपी के वकील ने पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी है। कोर्ट में आरोपी के तर्क से सहमति होते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टे का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। आगे सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने जून में ही अपना काम पूरा कर लिया था और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान सामान्य नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को कानून का दर्जा दे सकती है। आपको बता दें कि धामी सरकार पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित करने के संकेत दे चुकी है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है। उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे, जैसे कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देके और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाना, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राजस्थान दिवस माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में नया अपडेट सामने आया है। प्रशासन ने पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी द्वारा मौके पर पुलिस बल और राहत व बचाव दलों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस बल और राहत एवं बचाव दल की टीम को 24 घंटे मौके पर रेस्क्यू कार्य करने के लिए तैनात किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें तत्काल अपने अपने कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां गर्भवती नवविवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और क्षमता अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पहले कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी की गई और बढ़ती मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी पति के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट करते थे, उन्हें दहेज चाहिए और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी, फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग गए थे। 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गया जहर दे के मारने की कोशिश करी। पुलिस से भी प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का, मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पूरे देश के साथ साथ पहाड़ों में भी दिवाली की धूमधाम देखने को मिली। दीपावली की सुबह हर जगह धुएं का गुब्बार देखने को मिला, तो वहीं मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों की खुली वादियों का साफ सुथरा मौसम भी देखने को मिला, जहां स्वच्छ हवा की सर्द बयार फिजाओं में घुलती दिखी। जोशीमठ और बद्रीनाथ में बड़ी दीपावली का दीप पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां रात में लक्ष्मी पूजन के कार्यक्रम के साथ बच्चों ने घरों को रंगोली से सजाया और देर रात तक आतिशबाजी जारी रही, जिससे पूरा जोशीमठ नगर रात भर रोशनी से जगमगाता रहा। दीपावली के त्योहार के बाद भाई दूज के दिन उत्तरकाशी में धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। भाई दूज के दिन अन्नकूट के पावन पर्व पर मां गंगे गंगोत्री धाम और मां यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए ठीक 11:45 पर बंद हो जाएंगे और 11:46 पर मां गंगा के उत्सव डोली गंगोत्री धाम से प्रस्थान कर देगी तथा रात्रि निवास भगवती मां चंडा देवी के मंदिर मारकंडे में होगा। इसके बाद 6 महीने मां गंगा के दर्शन मुखवा में होंगे। तो देखिए, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं कल बंद होने वाले हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 11:45 पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।